अब तक मुझे यकीन है आप सबने सप्लाई शॉर्टेज के बारे में तो सुना ही होगा। ये पूरे न्यूज़ में और बहुत सारे आप में से इन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि वेट टाइम्स और प्राइसेस बहुत सारे एवरीडे आइटम्स के छप्पर फाड़ के निकल चुके हैं और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही है। टेस्ला का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मॉडल 3 का वेट टाइम 3 से 6 महीने का है और मॉडल वाई का वेट टाइम 6 से 9 महीने का है और मॉडल एस का वेट टाइम 3 से 6 महीने का है। वेट टाइम जो है मॉडल एक्स का वो भी 9 से 12 महीने का और साइबर ट्रक का तो पता भी नहीं है। क्लियरली टेस्ला के पास मंथ्स ऑफ बैकिंग है अपनी सारी व्हीकल्स के लिए, मगर उनके Q2 प्रोडक्शन नंबर्स 50,000 कम है कंपैरिजन के Q1 के। और ये उन्होंने जबकि नई 2 गीगा फैक्ट्रीज भी ओपन करी है पास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। एलॉन के मुताबिक ये फैक्ट्रीज अभी जाइगेंटिक मनी फर्नेसेस हैं क्योंकि सिंपली वो इतने पार्ट्स नहीं मिल पा रहे उनको स्केल करने के लिए, उसे करने के लिए। और ये टेस्ला ही नहीं जिसे इससे इशूज मिल रहे हैं, मगर एप्पल जो है वो भी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से अपनी टॉप लाइन पर बहुत सारा $1 बिलियन खो सकता है। मगर अभी भी ये सारी चीजें इशू क्यों है? हमारे फ्रेट नेटवर्क्स, ट्रकिंग नेटवर्क्स, एयरलाइन नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है बहुत सारा एडवांस हो चुके हैं। और तो आप सोचोगे कि ये इशू जो है सॉल्व हो जाएगा कुछ ही महीनों में, मगर 2 साल हो चुके हैं इस प्रॉब्लम को और चीज़ें और भी खराब होती जा रही है। तो आखिर सप्लाई शॉर्टेज के पीछे कारण क्या है? सबसे ऑब्वियस रीज़न से शुरू करते हैं। हमारे पास है पेंडेमिक। हालांकि जो पूरा दुनिया है वो नॉर्मल लाइफ में आ चुका है, मगर जो इफेक्ट्स है पेंडेमिक के अभी भी एविडेंट है सप्लाई चेन के मामले में। सबसे पहले तो चाइना जो है अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहा है रेगुलरली लॉकडाउन्स को अपने बिगेस्ट सिटीज़ में, ऐसे शंघाई हो गया। और क्योंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे एवरीडे आइटम्स का चाइना में बनते हैं, इसमें सरप्राइजिंग नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल मार्केट प्लेस हिल चुका है। और ये लॉकडाउन नहीं है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। कोविड ने बहुत सारे नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलर टेस्टिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया क्वारंटीन मेजर्स के लिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ चुका है जब बात आती है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स की। मगर लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल्स को भी पीछे छोड़े तो हमें इश्यूज मिलते हैं लेबर शॉर्टेजेस के, क्योंकि जब पेंडेमिक आया तो बहुत सारी कंपनीज ने प्रोडक्शन को कम किया और पोटेंशियल वीक डिमांड को सोचते हुए, जिसका मतलब उन्होंने फैक्ट्रीज को बंद किया और बाकी सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ये चीज़ें उस समय तो सही थी, मगर डिमांड रिकवर हुई बहुत ज़्यादा जितना कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिमांड पहले से कहीं ज़्यादा है क्योंकि लोग एक्साइटेड है काम करने में वापस आने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्केल अप करने में प्रोडक्शन को टाइम लगता है। हालांकि फैक्ट्री तो रात भर में बंद कर सकते हो, मगर वापस उसे चालू नहीं कर सकते रात भर में। एक ग्रेट एग्जांपल है इसका टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज। ये जनरली सालों लेता है इन बेहमत्स को अपने स्ट्राइड्स पर पहुंचने के लिए, और फिर भी सालों लग जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। और ये एक और 2 फैक्ट्रीज नहीं जो कि बंद हुई थी, मगर जो पूरी सप्लाई चेन है वो बंद हो चुकी थी। तो हर एक को स्केल बैक करने में बहुत दिक्कत हो रही है और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इतना लेबर ढूंढना कि फैक्ट्री और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स को चला सके। ये ऑलरेडी इशू था पेंडेमिक से भी पहले, मगर पेंडेमिक ने इसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें हटा दिया गया तो वो वापस नहीं आए। इंस्टेड उन्होंने नई जॉब्स ढूंढ ली और ज़्यादा पैसे मिलने लगे। अभी तक तो आप सभी ने सुना होगा ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में, और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुई है इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग की। अभी यूएस में 3.5 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स का और वर्स्ट पार्ट ये है कि 2 मिलियन जो है ये पोजीशन कभी भी नहीं बढ़ने वाली। और ये डेफिनेटली अच्छा साइन नहीं है सप्लाई चेन इशूज़ को कि वो कभी भी खत्म होने वाली। और गिवन दैट 82% मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव्स को ऐसा लगता है कि लेबर शॉर्टेजेस जो है वो की रीजंस है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिमांड और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को मीट करने में। ये सप्लाई शॉर्टेज जो है वो सालों तक चलेगी। और ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स ही मिसिंग है, क्योंकि हमें शॉर्टेजेस लॉजिस्टिक साइड ऑफ थिंग्स में भी दिख रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशंस ने एस्टिमेट किया है कि ड्राइवर शॉर्टेज जो है 60,000 से जो पहले था वो 80,000 हो चुका है। तो नई पैंडेमिक ने नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स को कम किया है, पर साथ ही साथ उन्हें डिलीवरिंग वालों को भी कम कर दिया है। एक बड़े लेबर और स्केलिंग मेस के अलावा सप्लाई चेन जो है वो चैलेंज हुई है इन्फ्लेशन से भी। जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल्स के वो भी बढ़ चुके हैं पेंडेमिक के बाद, और हालांकि कूल डाउन हो चुके हैं अपने पीक से, वो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। पेंडेमिक की शुरुआत से पहले एल्यूमिनियम अराउंड $1,700 पर टन का मिलता था, और पेंडेमिक की शुरुआत में वो $1,500 पर टन पर जा चुका था, जो कि $4,000 पर टन हो गया था फरवरी 2022 में। उसके बाद से प्राइसेस जो है वो $2,400 हो चुकी है, मगर 40% ज़्यादा है जहाँ पे उनकी शुरुआत हुई थी उससे भी। सिमिलर स्टोरी जो है लंबर के साथ भी देखी जा सकती है। पेंडेमिक से पहले वो $300 से $400 पर 1000 बोर्ड फीट का आता था, उसके बाद वो $250 का हो गया, उसके बाद वो $1,600 का हो गया। फॉर्चुनेटली हम कूल बैक डाउन कर चुके हैं $600 से ऊपर, मगर अभी भी 60% ज़्यादा है जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो सबको सप्लाई चेन एक्सट्रीमली कॉशियस बना दिया है, क्योंकि वो अपने बिजनेसेस को अनप्रॉफिटेबल नहीं बनाना चाहते। यहाँ पे एक चीज़ है, आप सोचो आप एक कंपनी ओन करते हो जो कि चेसिस बनाती है आईफोन्स के लिए। आपने कमिटेड कर दिया
दिया एक्स नंबर ऑफ चेसिस बनाने के लिए एक प्राइस है, मगर आपने कमिटमेंट तो कर दी, मगर जो एल्यूमिनियम की प्राइस है वो डबल हो चुकी है, जो कि आपका बिजनेस अनप्रॉफिटेबल बना देगी। इस पॉइंट पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एप्पल के पास जाकर ही नेगोशिएट करोगे हायर प्राइस को क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुकी है जो कि हफ्तों या महीने ले लेगा, या फिर आप एल्यूमिनियम की प्राइसेस को कम होने का वेट करोगे इससे पहले कि आप प्रोडक्शन शुरू कर सको, जो कि हफ्तों या महीनों लगाएगा। हालांकि अगर आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट करना चाहते हो सैमसंग के साथ, आप उन्हें कोट करोगे ज़्यादा अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशन से, और जब सैमसंग सुनेगा इस प्राइस को वो इंक्लाइंड होंगे बहुत सारे कोट्स देने के लिए इससे पहले कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लॉक इन करें, और ये सारी चीज़ें स्लो डाउन करेगी प्रोसेस को डिमांड मीट करने के लिए। और एक और चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि ज़्यादातर ये कंपनियां जो हैं वो एक सप्लाई से डील नहीं करती। एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, उनके पास 200 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं, तो एप्पल जो ट्रबल शूट करेगा सेम इशू 200 बार और सेम टाइम पे, और मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने के लिए कितना ये सप्लाई चेन नाइटमेयर बन जाएगा जल्दी से। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए एप्पल के इशूज़ जो है वो एक साथ सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो सारे सप्लायर्स को ऑन बोर्ड नहीं ला सकते, और उन्हें एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करने में फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली गैस प्राइसेस भी इतने ख़राब नहीं है। वेट, क्रूड ऑयल जो है वो $100 पर बैरल पे फ्लोट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि आपने पहले इससे ज़्यादा गैस प्राइसेस दे रखे होंगे। मगर कंपनीज जो है वो रेस कर सकती है प्राइसेस, बाकी सारे जो लोग कर रहे हैं उनकी तरह, मगर रिसेशन फियर जो है वो रैम्पेंट हो चुके हैं। कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो रहे हैं पहले से, और लास्ट क्वार्टर नेटफ्लिक्स ने 500,000 सब्सक्राइबर्स खोए, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंज्यूमर जो है एक्सपेंसेस को कट कर रहे हैं। और जो आखिरी चीज़ है, कंपनी ये चाहती है कि रेस प्राइस करना जल्दी से, इसके वजह से ज़्यादा कस्टमर्स लूज हो। एज अ रिजल्ट बहुत सारी कंपनीज ने डिसाइड किया है कि कस्टमर्स वेट करें, इससे अच्छा ना कि वो चीपर मटेरियल से कोई चीज़ बना और कस्टमर्स छोड़ के चले जाए क्योंकि उन्होंने प्राइस बढ़ा दी थी। ये माइंडसेट जो है वो किसी भी तरह से सिचुएशन को हेल्प नहीं कर रहा। ये पेंडेमिक और इन्फ्लेशन जो है बहुत सारे मैसिव चैलेंजेस थे पहले से डील करने के लिए, मगर हमारे पास रशिया यूक्रेन की वॉर को भी डील करना था, क्योंकि ना तो रशिया ना यूक्रेन कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स हैं, मगर ये चीज़ नहीं है कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं बनाते ग्लोबल सप्लाई चेन में। यूक्रेन जो है वो दुनिया का सबसे टॉप सोर्स है नियॉन का, मगर नियॉन इरेलेवेंट लग सकता है मगर एक्सट्रीमली रेलेवेंट है जब हम बात करते हैं। वो क्रूशल रोल प्ले करता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि नियॉन जो है वो लेजर्स को चलाने में काम आता है, जो कि चिप मेकिंग प्रोसेस में काम आती है, और 90% जो नियॉन है वो यूएस में बनता है, जो चिप्स बनती है यूक्रेन से आती है, जिसका मतलब से ग्रेड साइन नहीं होता। नियॉन जो है वो एक ही आइटम है जो यूक्रेन से नहीं आती, मगर जो वॉर ने है बाकी सारी चीज़ें से निकल, एल्यूमिनियम, व्हीट और सनफ्लावर ऑयल को भी कट कर दिया है, और ये सारी चीज़ें यूक्रेन की साइड ऑफ थिंग्स है। रशिया तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। कटिंग करना रशियन ऑयल को सबसे मेन रीज़न है कि गैस प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ महीनों में, और क्योंकि ये सैंक्शंस जो है अभी हटने वाले तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो गेट यूज टू होना पड़ेगा उन्हें हायर फ्यूल प्राइसेस के। ऑयल के अलावा रशिया जो है दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है और नेचुरल गैस का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हेवीली डिपेंडेंट है नेचुरल गैस में, उन्हें यूज टू होना पड़ेगा हायर नेचुरल गैस प्राइसेस को कुछ समय के लिए। और रॉ मटेरियल्स के अलावा जो वॉर ने है मेजर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को भी हिला दिया है, क्योंकि रशिया है लिटरली बिगेस्ट कंट्री है दुनिया में, और जब आप सारी कार्गो ट्रेन, प्लेन्स और शिप्स को इस रीजन से कट ऑफ कर दोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को। चाइना में एग्जाम्पल के लिए 1 मिलियन कंटेनर्स अटके हुए लॉजिस्टिक्स चैनल में जब वॉर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये कंटेनर जो है वो यूरोप आने थे ट्रेन से, जो कि रशिया के थ्रू जाती है, मगर अब सारे ट्रांसपोर्ट होने चाहिए सी से, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर जो है ना कि सिर्फ मैसिव टोल बना रही है रॉ मटेरियल्स में, मगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में भी। आखिर में मुझे लगता है मैथ्यू रॉसा सबसे अच्छा कहते हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो जाइगेंटिक स्पाइडर वेब की तरह है, जो कि डेकेड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्केलिंग और डिलीवरिंग से बनी, और आउट ऑफ नोवेयर 3 जायंट बेसबॉल जो है वो स्पाइडर वेब में फेंक दी गई। जो पहली बेसबॉल है वो पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, ले ऑफ्स है और फैक्ट्री शटडाउन है जो कोविड-19 लेके आया, वो कैटास्ट्रॉफिक रहे। स्केलिंग अप करना प्रोडक्शन को फुल कैपेसिटी में एक टाइम कंज्यूमिंग एंडरवेयर है और स्पेशली चैलेंजिंग है लेबर शॉर्टेजेस की वजह से। जो दूसरी बेसबॉल है वो इन्फ्लेशन है, और जो प्राइस इंक्रीज है मटेरियल्स में, लेबर में और फ्यूल में हायर एक्सपेंसेस हो चुका है हर स्टेप में सप्लाई चेन के। मीनवाइल जो कंपनीज है मिनिमाइज करना चाहती है प्राइस हाइक्स को, मैक्सिमाइज करना चाहती है कस्टमर रिटेंशन को, इसकी वजह से कंपनीज को सप्लाई चेन इशूज़ को पीछे रख के एड्रेस करने की ज़रूरत है। और फाइनली जो तीसरी बेसबॉल है रशियन यूक्रेन वॉर, ना कि वॉर ने सेवरल की रिसोर्सेज जैसे नियॉन, नेचुरल गैस और ऑयल को कट ऑफ किया, मगर ब्लॉक भी किया सारे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को रशिया के थ्रू।
इन 3 बेसबॉल्स ने 3 मैसिव होल्स रख दिए हैं सप्लाई चेन के स्पाइडर वेब में, और ये ऐसी चीज़ है जो कि रातों रात सही नहीं हो सकती, क्योंकि मिलियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो वेकेंट रहने वाली है। जो क्लियरेस्ट सोल्यूशन है इसे लीन करना अपने ऑटोमेशन को, जो कि सालों लेगा डेवलप करने में। सिमिलरली 1 साल लेगा इन्फ्लेशन को वापस से वहीं पहुंचने में जहाँ पे आज हम हैं, और अगर ये पीक भी है तो 1 और साल लेगा इन्फ्लेशन कूल बैक डाउन करने में। और रशियन सिचुएशन की बात करें तो हमारा अगर वॉर आज ख़त्म भी हो जाती है तो सालों लगेंगे ना फिर डिकेड रिपेयर करने में रिलेशंस को। तो हमारी बेस्ट बेट ये है कि नए सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस और ऑयल नियॉन को ढूंढना, मगर ये भी टाइम लेगा। तो आप प्रोबेबली बकल करके रहिए, क्योंकि क्रेजी राइड जो है ख़त्म होने से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मगर मुझे ये चीज़ लगती है कि आपको लगता है सप्लाई चेन इश्यूज जो है वो कम होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हैं कि सप्लाई चेन इश्यूज जो है जल्दी से खत्म हो, ना कि लेट। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।